हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के भूगोल को देखेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी में अध्याय 7 में है हमारा देश भारत। तो हमारा देश भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पहले पढ़ लिया है, लेकिन इसका कुछ भाग बाकी है जिसे आज हम पूरा करेंगे। तो भारत की चौहद्दी के बारे में, भारत की लंबाई और चौड़ाई स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, भारत के मानचित्र को भी देखा और भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो विभाजन है, भारत के राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने जाना। भारत के मानचित्र में राजनीतिक जो मानचित्र है उसको भी हमने देखा। भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में भी हमने जाना, लेकिन आज उसे हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, उसे विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भौगोलिक विभाजन का पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उसी को आज विस्तार से देखते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, और हिमालय सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि हिमालय भारत के उत्तर में है और यह पर्वत चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व की और 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई। देखिए इसमें दिख रहा है ना, ये है हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, चाप के तरह दिखाया गया है, चाप जैसा ज्योमेट्री में चाप खींचते हैं ना, तो उसी तरह दिखाया गया। लगभग 2400 किलोमीटर उसकी लंबाई है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में है। तो जैसा इसमें आपने देखा है, तो हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहत हिमालय या हिमाद्री या फिर महान हिमालय, इसी का नाम है। तो यह हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे उत्तरी भाग में है, इस भाग में है। तो इसका जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में है, बृहत हिमालय की श्रेणी में ही सारे शिखर हैं। विश्व का सर्वोच्च जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, तो वो भी इसी बृहद हिमालय श्रेणी में ही स्थित है, लेकिन यह नेपाल में है। यह कहाँ स्थित है? नेपाल में। और इसी में कंचनजंगा 8598 मीटर है, मकालू है जो 8481 मीटर है, धौलागिरी 8172 मीटर है, आदि इसके अन्य चोटियां हैं जो काफी ऊंची हैं, इस श्रेणी में सारे स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे इस भाग में है। तो आपका जो एवरेस्ट है, तो ये जो नेपाल है, देखिए नेपाल है, इसी के आसपास स्थित है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है भारत का जो भौतिक मानचित्र है। ये हो गए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हो गए, यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ पे विंध्य पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा क्षेत्र है, यहाँ महादेव पहाड़ी है, और ये देखिए छोटा नागपुर का पठार इधर है, यहाँ गंगा के मैदानी क्षेत्र है इस भाग में, इधर सुलेमान श्रेणी है, इधर पामीर जो ग्रंथि है, इधर हिंदू कुश है, इधर कुनकुल श्रेणी है, दोनों को मिलाने वाला है पामीर ग्रंथि। अब नीचे इधर देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है, इधर पूर्वी घाट है, इधर पूर्वी घाट को, यहाँ दक्कन का पठार है, ये पश्चिमी घाट है पश्चिमी छोर में। तो ये अलग अलग इसकी विविधताएं हैं और इसकी ऊंचाई को यहाँ पे दिखाया गया। जो गाढ़े रंग से दिख रहे हैं वो लगभग 1200 मीटर के ऊपर हैं, जो थोड़े हल्के दिख रहे हैं वो 600 से 1200 तक हैं, और ये जो हल्का गुलाबी दिख रहा है वो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर हैं। तो इसी तरह से और ये जो लाइन दिख रहे हैं ये पर्वत श्रेणियों को दिखाया गया है। इधर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग इसको दिखाया गया है। ये है भारत का भौतिक विभाजन। अब हिमालय को जो दूसरे भागों में बांटते हैं, ख है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या फिर हिमाचल। तो यह जो श्रेणी है यह बृहद हिमालय से दक्षिण में स्थित है। जो हिमालय
बृहद हिमालय है उसके दक्षिण में ये स्थित है मध्य हिमालय, मध्य भाग में स्थित है। तो इसका जो औसत ऊंचाई है वो 3600 से 4600 मीटर तक है, थोड़ा सा कम ऊंचा है। बृहद जो हिमालय है उसमें थोड़े ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन मध्य हिमालय में थोड़े से कम ऊंचे पर्वत हैं। शिमला, नैनीताल, मैसूरी आदि जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है वो इसी श्रेणी में है, मध्य हिमालय की श्रेणी में है। अब नेक्स्ट है बाह्य हिमालय या शिवालिक। तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर तक है और यह पूर्व की ओर कटा छटा हुआ है, सबसे पूर्वी भाग में है। और यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं जिसे दून कहा जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए देहरादून, आप नाम सुने हैं ना, तो वही वो जो देहरादून है वो इसी बाह्य हिमालय का ही क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है उत्तरी मैदान, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को विभाजन किया गया है उसका दूसरा है उत्तरी मैदान। तो हिमालय के दक्षिण में भारत का जो उत्तरी मैदान स्थित है, यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी जो सहायक नदी हैं उससे बना है। यह मैदान समतल और सपाट है। एक तरफ देखिए ऊंचा ऊंचा हिमालय पर्वत, लेकिन थोड़ा उसके दक्षिण में आने पर एकदम समतल मैदान, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने समतल और उपजाऊ मैदान का निर्माण हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी बहा कर ले आई जाती है नदियों के द्वारा और वहां पर छोड़ दी जाती है, जिसके कारण मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो ये जो जलोढ़ निक्षेप है वो नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होता है तथा नदी बेसिन से निक्षेपित कर दी जाती है और यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में है जो उत्तरी पूर्वी भागों के राज्य हैं। तो इस क्षेत्र में काफी घनी जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जो आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता है और यहाँ जो कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपयुक्त जो उपजाऊ क्षेत्र है। ये जो मैदानी हिस्सा है यहाँ सबसे ज्यादा फसल उगाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत उपजाऊ है। यहाँ एक शब्द है सहायक नदी। तो सहायक नदी क्या होता है? मुख्य नदी में किसी भी प्रकार से आकर जो दूसरी नदी मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? उत्तरी मैदान के जो दक्षिण का पूरा भाग है जो विस्तृत पठारी भाग है और यह दुनिया का सबसे पुराना जो स्थलखंड है गोंडवाना। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है और यहाँ बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। और यह प्रायद्वीप क्या है? पठार 3 ओर से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ, पहाड़ श्रेणियों से घिरा हुआ है और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला स्थित है। अरावली पर्वत जानते हैं, तो अरावली की श्रृंखलाएं हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। उसके आसपास क्या है? विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर 2 नदियां गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो अधिकतर नदियां सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी भाग में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत है और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय निचला भाग है इधर क्या है? पश्चिमी घाट और इधर है पूर्वी घाट। और ये जो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक गया है। तो जबकि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है।
ठीक है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है और पूर्वी घाट का विस्तार क्या है, इतना ज्यादा नहीं है। यह टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार एक जैसा समान रूप से हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के दर्रे हैं, तो इसे पार करने में सहयोग करते हैं। तो कुछ दर्रे हैं जो इसको पार करने में, दर्रे क्या है, दो पहाड़ों के बीच में जो निचला भाग है, तो वहां से पहाड़ों को पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। तो पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट से ज्यादा ऊंचा है और इसमें समान रूप से फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में केरल अनामलाई पर्वत स्थित है। केरल में जो अनामलाई पर्वत है वो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में है। तो इसमें दक्षिणी भाग का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, अनाईमुड़ी स्थित है इसी पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ एक साथ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये उस नीलगिरी की ऊंची चोटी है। चोटी मतलब क्या, जो ये पहाड़ का एकदम ऊपर वाला भाग है। ठीक है। तो ऐसा ही जो डोडा और बेटा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ियां। पठारों में खनिज की प्रचुरता है। तो पठार में खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लौह अयस्क और भी बहुत सारे खनिज। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठारों का एक हिस्सा है। तो झारखंड में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार कई उपविभागों में विभाजित है और ये उपविभाग जो पठार है, दक्षिण रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, बाह्य छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के जो पठार है वो अलग अलग बंटे हुए हैं, पाट पठार, रांची का पठार, हजारीबाग पठार और बाह्य छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। और झारखंड के पश्चिम भाग में स्थित जो पाट पठार है वो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है और जहां पर कोयला, लौह अयस्क, अब्रक, बॉक्साइड, यूरेनियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो खनिज पदार्थ है ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पठारों में पाए जाते हैं। ये देखिए राजस्थान का दृश्य, भारतीय थार मरुस्थल, चारों तरफ से बालू ही बालू है, बस उगने वनस्पति के नाम पर कंटीली झाड़ियां हैं, बबूल के पेड़ हैं और कैक्टस हैं। देखिए पानी की वहाँ कितनी समस्या है। एक औरत पानी का कहीं से ढोकर ला रही हैं, तो पानी के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर, भारतीय महामरुस्थल। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। बहुत बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। तो यह मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और ये क्या है, बहुत ज्यादा शुष्क है, गर्म है और रेतीला है, रेतों से भरा हुआ है और यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है और यहाँ जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वर्षा ऋतु में कभी कभी कुछ गड्ढों में पानी भरा आप देख सकते हैं और बाद में भी ये लुप्त हो जाते हैं। बाद में क्या है, बालू होने के कारण वो अंदर खींच लिए जाते हैं, इसलिए पानी नहीं मिलता है। इस भूभाग की जो सरिताएं हैं, तालाब हैं, वो पर्याप्त जल नहीं होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो नदियां वगैरह हैं तो वो क्या होते हैं, इतनी कम पानी होते हैं उसमें कि वो सूख जाते हैं और समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस क्षेत्र की सबसे जो लंबी नदी है वो है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। 5वां है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है और ये तटीय मैदान पश्चिम में काफी सक्रिय तथा पूर्व में चौड़े हो गए हैं। और जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या है, जहां पर नदियां आकर मिलती है समुद्र से, उस जगह पर को एक त्रिभुज जैसी आकृति तैयार होती है, उसे डेल्टा कहते हैं।
तो डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये सारी नदियां। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों द्वारा बना है। ये समुद्र है, यहाँ गंगा नदी बह के आ रही, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे जो त्रिभुज जैसा आकृति बन गया ये हो गया आपका डेल्टा। अब 6 नंबर है द्वीपीय समूह। तो भारत में 2 द्वीपीय समूह हैं। एक है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, और यह केवल केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित है, केरल तट से थोड़ी दूरी पर है। यह एक प्रवाल द्वीप है जहां पर कुल 25 द्वीप है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, 25 द्वीप है लक्षद्वीप के अंतर्गत। लक्षद्वीप में तथा मिनिकॉय प्रमुख द्वीप है, तो उसमें जो प्रमुख द्वीप है वो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो थोड़े बड़े हैं, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। ख में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए जानने हैं, यहाँ एक शब्द आया है प्रवाल। तो प्रवाल क्या है? प्रवाल छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप। और ये पॉलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं और परत दर परत उठते जाते हैं, कंकाल पर कंकाल जमते जाते हैं और ये उठते जाते हैं। और इस प्रकार जब ये समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाते हैं तो उस तरह के द्वीप को क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप। तो जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, और जो अंडमान निकोबार है वो दूसरा द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 223 है, और इसका जो प्रमुख द्वीप है वो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। तो ये उसके मुख्य द्वीप हो गए, लेकिन उसको भी छोड़कर बाकी एक 223 द्वीप है। ठीक है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप में, जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बेरन स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली क्या है? नदियों को कहा जाता है। तो भारत में अनेक प्रकार के जल स्रोतों का विकास हुआ है और इसमें नदियां जल की प्रमुख स्रोत हैं। नदियों से अधिकतर हमें पानी प्राप्त होता है। तो भारत की नदियों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है पठारी भारत से निकलने वाली नदियां। तो गंगा से जो निकलने वाली नदियां हैं उसमें है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक आदि प्रमुख है। और इन नदियों में क्या होता है? सालों भर पानी रहता है। बर्फ के पिघलने के कारण ये नदियां कभी नहीं सूखती, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। अब दूसरे भाग में है पठारी नदियां। तो भारतीय पठार में प्रभावित होने वाली नदियों में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। तो गोदावरी नदी को वयोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे गंगा नदी का सम्मान है उसी तरह गोदावरी नदी का भी अपना सम्मान है जो पठारों से निकलती है। ठीक है। अब है झारखंड की नदियां। तो झारखंड में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो पठारी हैं। तो ये क्या होती हैं? सीजनल होती हैं, इसमें पानी सूख जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयला, दक्षिणी कोयल, शंख, खरकई, औरंगा आदि प्रमुख नदियां हैं। तो दामोदर झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर को। और इस पर 1948 ईस्वी में भारत का सबसे प्रमुख जो बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा रांची से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात भी स्थित है। स्वर्णरेखा पर उत्तरी कोयल और औरंगा नदी पलामू क्षेत्र में प्रभावित है। तो ये झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। देखिए यहाँ नदियों को दिखाया गया है, झारखंड की नदियों को।
ये अलग अलग झारखंड के जिले हैं और वहां से ये देखिए नदियों को इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, अब इसको आप देख लेंगे। ठीक है, झारखंड की नदियां। तो अब आगे देखिए, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ शब्द हैं जैसे स्थानीय मान, लोकल टाइम, भौतिक, फिजिकल, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, जनगणना, सेंसस, ज्वालामुखी, वोल्केनो, रेतीला, सैंडी, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, राजनीतिक, पॉलिटिकल, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जनसंख्या, पॉपुलेशन, मरुस्थल, डिजर्ट, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। तो इस तरह से सबको कर लेंगे। इस नदियों को भी देख लेंगे, अलग अलग जिलों को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, रांची से निकलकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इस तरह से आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिपीट करके पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके दोनों पार्ट को देख लेंगे तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।